दुनिया में देश तो बहुत सारे हैं और कईयों को हम उनके असली नाम से ज्यादा उनके निकनेम्स, उपनामों से जानते हैं। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा ही बहुत फेमस निकनेम है जापान के लिए, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, मतलब उगते सूरज का देश। सुना तो हम सबने है, पर क्या हम जानते हैं कि भाई ये नाम आया कहाँ से? इसके पीछे की कहानी क्या है? सही सवाल है। अक्सर हम ये चीजें सुन लेते हैं पर सोचते नहीं कि क्यों। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो इसी टॉपिक पर हैं, जापान, उगते सूरज का देश। अच्छा। और इनके बेसिस पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाम क्यों पड़ा, इसका क्या मतलब है, और क्या जापान का जो अपना नाम है वो भी इससे जुड़ा है। ये इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे जापान के असली नाम क्या है? मैंने सुना है निहोन और निप्पॉन। क्या ये एक ही हैं या अलग? इनका मतलब क्या है, और क्या इनका वो उगते सूरज वाली बात से कोई कनेक्शन है? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जापान के अपने नाम की बात करते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि देश को जापान में निहोन या फिर निप्पॉन कहा जाता है। सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। क्या इनका मतलब भी एक ही है, और मतलब है क्या आखिर? हाँ देखिए, ये दोनों नाम निहोन और निप्पॉन लिखे एक ही तरह से जाते हैं, मतलब कांजी कैरेक्टर्स एक ही हैं, तो उनका जो बेसिक मतलब है वो एक ही है। अच्छा। और वो क्या है? वो मतलब है सूर्य की उत्पत्ति का स्थान, या कह सकते हैं द सन्स ओरिजिन। हमारे सोर्सेज में भी इसका जिक्र है, जैसे सन की ओरिजिन जगह। सूर्य की उत्पत्ति का स्थान। अरे वाह, ये तो सुनने में बड़ा दमदार लगता है। मतलब जहां से सूरज शुरू होता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बिल्कुल। इसके पीछे का जो लॉजिक है, जैसा हम आगे बात करेंगे, वो असल में ज्योग्राफी से जुड़ा है। ओके। लेकिन शब्दों का मतलब ही यही है कि ये वो जगह है जहां से सूरज निकलता है या जहां उसकी शुरुआत होती है। वैसे समय के साथ थोड़ा फर्क आया है, जैसे निप्पॉन थोड़ा ज्यादा फॉर्मल लगता है। अच्छा। और निहोन आम बोलचाल में ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर मतलब वही है, सूरज का मूल स्थान। तो ये बात तो फिर सीधे सीधे उस निकनेम से जुड़ गई जिसे पूरी दुनिया जानती है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। एग्जैक्टली। मतलब ये कोई बाहर वालों ने ऐसी कोई फैंसी नाम नहीं दे दिया, ये तो जापान के अपने नाम का ही एक तरह से मतलब हुआ है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो उपनाम है, ये जापान के खुद के नाम के अर्थ से ही निकला है। निहोन या निप्पॉन का मतलब ही है सूरज का सोर्स या उद्गम स्थल। तो उगते सूरज का देश उसका एक बहुत ही नेचुरल, बहुत लॉजिकल एक्सटेंशन है, जिसे दुनिया भर में पहचान मिली। ये इस बात पर जोर देता है कि दुनिया के इस हिस्से में, या कम से कम एशिया में, सूरज सबसे पहले उगता हुआ दिखता है। ये बात समझ आई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सूरज की उत्पत्ति या सूरज के उगने वाली बात आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ एक पोएटिक सोच है, या इसके पीछे कोई सॉलिड वजह है? सोर्सेज इशारा कर रहे हैं जापान की ज्योग्राफी की तरफ। कहा गया है कि जापान जो है वो एशिया के बिल्कुल पूर्व में है, तो इस लोकेशन का इस नाम से क्या लेना देना है? हाँ, यही इस नाम के पीछे का सबसे अहम पॉइंट है। अगर हम एशिया का नक्शा देखें तो जापान द्वीपों की एक चेन है ना? हाँ बिल्कुल। और वो कॉन्टिनेंट के, मतलब महाद्वीप के सबसे पूर्वी किनारे पर है। अच्छा। तो जब आप मेनलैंड एशिया से देखते हैं, जैसे चीन या कोरिया की तरफ से, अच्छा। तो सुबह सूरज की पहली किरणें जापान की दिशा से ही आती हुई महसूस होती हैं। ओह अच्छा, तो ये मतलब रिलेटिव पोजीशनिंग की बात है। हाँ, कि बाकी एशिया के हिसाब से वहां सूरज पहले दिखता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि धरती घूम रही है, सूरज पूरब से उगता है। हाँ। तो जो जगह सबसे ज्यादा पूरब में होगी, वहां सूरज की रोशनी सबसे पहले पहुंचेगी। सही बात है। और एशिया कॉन्टिनेंट के लिए वो जगह जापान है। इसीलिए वहां के लोगों के लिए, और शायद पड़ोसी देशों के लिए भी, जापान वो दिशा बन गई जहां से सूरज उगता है। तो ये कहना कि जापान सूर्य की उत्पत्ति का स्थान है, ये एक तरह से उस जमाने के लोगों का ऑब्जर्वेशन था जो उन्होंने अपनी भाषा में कहा। हाँ बिल्कुल, ये एक ज्योग्राफिकल रियलिटी पर आधारित इंटरप्रिटेशन है। ये सिर्फ कोई कल्पना या कविता नहीं है। आप सोचिए, पुराने जमाने में जब लोगों की दुनिया उनके आसपास तक ही थी, उनके लिए जापान से सूरज का निकलना रोज का अनुभव था। और इसी अनुभव ने शायद निहोन निप्पॉन नाम को जन्म दिया होगा, जिसका मतलब ही सूरज का मूल है। अच्छा। और फिर इसी से लैंड ऑफ द राइजिंग सन का कॉन्सेप्ट बना और फैला। कमाल है, मतलब एक देश का नाम और उसकी ग्लोबल इमेज उसकी लोकेशन से इतनी गहराई से जुड़ी है। ये सिर्फ एक पता नहीं है, ये उस जगह की पहचान बन गया है।
उसकी सुबह की पहली रोशनी से जुड़ा हुआ। ये कनेक्शन तो वाकई बड़ा मजेदार है ना? और ये हमें याद दिलाता है कि नाम सिर्फ नाम नहीं होते, उनके पीछे अक्सर कहानियां होती हैं, ज्योग्राफी की, इतिहास की, संस्कृति की। बिल्कुल। जापान के केस में ज्योग्राफी ने नाम रखने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। उसकी जो पूर्वी लोकेशन है वही उसकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन गई। ज्योग्राफी वाली बात तो ठीक है, समझ आ गई, पर इंसान सिर्फ नक्शों पर तो नहीं जीते। सही बात है। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये नाम सिर्फ ज्योग्राफी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि जापानीज कल्चर में भी इसकी गहरी जड़ें हैं। तो क्या ये उगता सूरज सिर्फ सुबह का टाइम बताने वाली बात रह गई है, या इसका कोई और गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है जापान के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि यहीं से हम सिर्फ ज्योग्राफी से आगे बढ़कर कल्चर और आइडेंटिटी की बात करते हैं। और हाँ, बिल्कुल, ये नाम अब सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं रहा। अच्छा। ये जापानीज कल्चर, उनकी नेशनल आइडेंटिटी का एक बहुत पावरफुल प्रतीक, एक सिंबल बन चुका है। सिंबल? हाँ जी। किस तरह का सिंबल? देखिए, उगता सूरज जापान में सिर्फ दिन की शुरुआत का ही प्रतीक नहीं है। इससे पॉजिटिविटी जुड़ी है, ये उम्मीद, आशा, नई शुरुआत और देश की एनर्जी और शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। इंटरेस्टिंग। ये उनकी सोच में, उनकी आर्ट में, उनकी फिलॉसफी में कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। इसका कोई ठोस उदाहरण है? मतलब रोज की जिंदगी में या नेशनल लेवल पे ये सिंबलिज्म कैसे दिखता है? इसका सबसे बड़ा और सबसे साफ उदाहरण है जापान का राष्ट्रीय ध्वज, उनका नेशनल फ्लैग। हाँ, वो सफेद बैकग्राउंड पर लाल गोला। बिल्कुल। वो लाल गोला क्या है? वो सूरज ही तो है। अरे हाँ, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि वो सीधे राइजिंग सन से जुड़ा है। वही तो खास बात है। उस झंडे को जापानीज में निशोकी कहते हैं, जिसका मतलब ही है सूरज के निशान वाला झंडा या फ्लैग विद द सिंबल ऑफ द सन। अच्छा। एक और पॉपुलर नाम है हिनोमारू, जिसका मतलब है सूरज का चक्र या सर्कल ऑफ द सन। हिनोमारू, सुना है ये नाम। हाँ, तो ये झंडा सीधे तौर पर देश के नाम निहोन, निप्पॉन, यानी सूर्य की उत्पत्ति का स्थान, और उसके उपनाम लैंड ऑफ द राइजिंग सन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एकदम डायरेक्ट कनेक्शन। वाओ। तो मतलब जब हम जापान का झंडा देखते हैं तो हम असल में उनके नाम का मतलब और उनकी पहचान का सबसे बड़ा सिंबल देख रहे होते हैं। ये कनेक्शन तो बहुत ही जबरदस्त और सीधा है। बिल्कुल। ये शायद दुनिया के उन गिने चुने झंडों में से है जहां देश के नाम का मतलब इतनी क्लियरली झंडे के डिजाइन में दिखता है। हाँ, ये तो है। और ये दिखाता है कि उगते सूरज की ये जो धारणा है, ये उनकी नेशनल चेतना के लिए कितनी सेंट्रल है, कितनी जरूरी है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं, ये उनकी आइडेंटिटी का कोर हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन सिर्फ एक निकनेम नहीं है जो बाहर वालों ने दे दिया। नहीं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जापान के अपने नाम निहोन निप्पॉन में है, उसकी ज्योग्राफी सबसे पूर्वी लोकेशन में है, और उसके सबसे बड़े नेशनल सिंबल झंडे में भी है। तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम सही समझा। ये 3 पिलर्स हैं, नाम का मतलब, ज्योग्राफिकल लोकेशन और नेशनल सिंबल, जो मिलकर इस पहचान को इतनी मजबूती देते हैं। इसीलिए ये सिर्फ कोई टूरिस्ट स्लोगन नहीं है, ये जापान की अपनी समझ का भी एक अहम हिस्सा है, और उनके लिए ये गर्व की बात भी है। चलिए, तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने क्या खास बातें समझी, एक बार फटाफट देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरी बात, ये नाम और इसका फेमस निकनेम लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये जापान की यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर बेस्ड है। एशिया के सबसे पूरब में होना, जिसकी वजह से वहां कॉन्टिनेंट पर सूरज सबसे पहले दिखता है। बिल्कुल, उसकी पूर्वी स्थिति। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, कि ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये उगते सूरज का कॉन्सेप्ट जापान की संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान में गहराई से बसा हुआ है। जिसका सबसे बड़ा सबूत है उनका राष्ट्रीय ध्वज हिनोमारू, जिसमें वो लाल सूरज का गोला बना है। एग्जैक्टली, वो प्रतीक। और अगर हम इस सबको एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो जापान का ये मामला एक शानदार उदाहरण है कि कैसे किसी देश का नाम या उपनाम उसकी ज्योग्राफी, उसके इतिहास और उसकी कल्चरल आइडेंटिटी का आईना बन सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं होता, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। जापान के केस में ये कहानी सूरज की पहली किरणों से शुरू होती है और उसके झंडे पर जाकर पूरी होती है। ये दिखाता है कि कैसे नेचर और इंसानी कल्चर एक दूसरे से जुड़कर पहचान बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना। हाँ। तो जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी देश का नाम या उपनाम उसके दुनिया भर में इमेज को कैसे शेप करता है? क्या ये सिर्फ ज्योग्राफिकल पॉइंटर्स या हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, या इनके पीछे इतने गहरे कल्चरल मीनिंग्स छुपे होते हैं
जो हमारे उस देश को देखने के नजरिए को भी असर डालते हैं? सोचिएगा जरूर इस पर। अच्छा सवाल है। ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के लिए चैनल